बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन ज़रूर है, मगर इस बेहतरी का बोझ किसके कंधों पर जो है वो नज़र आ रहा है। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के दावे कर रही है, करेंसी मुस्तहकम है, स्टॉक मार्केट में बेहतरी दिखाई जा रही है और आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन कारोबारी तबका जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, मुसलसल मुश्किलात की जद में नजर आ रहा है। कस्टम्स में अमले की कमी हो, जांच पड़ताल हो और जो बेसिकली स्पेसमेंट है उसमें जो है वो ताखीर, शिपिंग लाइंस और टर्मिनल्स के लिए जो है वो ताखीर का शिकार हो, ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो नजर आ रही है। गैर मुनज़्ज़म निज़ाम मईशत की राह में जो है वो बड़ी रुकावट इस वक्त बन चुके हैं। ना कोई जो है वो कानून साजी जो है वो नजर आ रही है, ना रेगुलाइजेशन जो है वो नजर आ रही है, ना ही जिम्मेदारों की जो है वो मौसर निगरानी। ऐसे में ये सवाल है कि क्या सिर्फ जो है वो ये बिजनेस कम्युनिटी ही इसमें जो है वो परेशान नजर आ रही है। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती जो दावे हैं वो दरे के दरे रहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस अगर मईशत बेहतर होगी तो मुल्क में जो है वो खुशहाली आएगी और जो निचला तबका है वो खुशहाल हो सकेगा। इसी आज के टॉपिक पे बात करने के लिए हमें दो गेस्ट ने जो है वो ज्वाइन किया है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आमिर अहमद भट्ट साहब जो कि बिजनेसमैन हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जबकि महमूदुल हसन अवान साहब ये भी बिजनेसमैन है, चेयरमैन पाक काजिकिस्तान बिजनेस काउंसिल FPCCI के जो है वो ये चेयरमैन भी है। उन दोनों गेस्ट को जो है वो वेलकम भी करते हैं और सवाल कर लेते हैं कि पहले महमूद साहब से मैं सवाल करूंगा। महमूद साहब, फरमा दीजिएगा, पाकिस्तान की मईशत जो हुकूमती दावे हैं वो तो कुछ और जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि बेहतरी हो रही है, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, हर चीज़ में खुशहाली आ रही है, मगर अगर बिजनेस कम्युनिटी से बात की जाए, अगर हम आवाम के पास जाए तो उन तक ये खुशहाली पहुंच नहीं पा रही है। क्या मसाइल का जो है वो क्या मसाइल पेश आ रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम शाहरुख साहब, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। बिजनेस कम्युनिटी पिछले 77 सालों से हर वो इकदाम करने को तैयार है जिसमें पाकिस्तान की तरक्की पे ना है। बिजनेसमैन ने कभी अपने आप को इस चीज़ से मुबर्रा नहीं समझा कि मुझे पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा नहीं डाला, लेकिन बिजनेसमैन को कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया गवर्नमेंट ने कि वो हमारा पार्ट एंड पार्सल है। हमारे ऊपर मुख्तलिफ टैक्सेस आज भी तरक्की पजीर मुल्कों वाले हैं कि आपका कस्टम टैरिफ हो, सेल टैक्स के रेट हों, इनकम टैक्स के रेट्स हों, एडिशनल सेल टैक्स, RDs, आप अगर गिनने बैठें तो इंपोर्ट स्टेज पे एक सीरीज़ ऑफ टैक्सेस है जो हम पे करते हैं। हमें टैक्स देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या कमाल है कि सेल टैक्स हमसे उस वक्त ले लिया जाता है जब हमने सेल नहीं की, सिर्फ इंपोर्ट किया तो सेल टैक्स दे दो। इनकम हुई नहीं, हमसे इनकम टैक्स ले लिया जाता है। अब एक और चीज़ है, कुछ आइटम पे रिटेल सेल का सेल टैक्स भी इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट किया जाता है। गर्ज कोई ऐसा टैक्स बचता नहीं है जो इंपोर्ट स्टेज पे ट्रेडर से ना ले लिया जाता। इतने सारे टैक्स लेने के बावजूद ट्रेड को क्या सहूलत है कि 5-5 दिन उनकी कंसाइनमेंट ग्राउंड नहीं होती हैं एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन के लिए। अगर वो ग्राउंड हो जाती हैं तो 5-5 दिन इंस्पेक्शन नहीं होती। इंस्पेक्शन हो जाती है तो असेसमेंट के मसाइल अपने हैं कि असेसमेंट में चली गई, वो एक अप्रेजर ने चेक कर ली, फिर क्वालिटी एश्योरेंस के पास कस्टम के अमले में वाकई कमी है इस वक्त और जांच में बिल्कुल कमी है। कैसे जो है वो फिर बढ़ रही है सर? बिल्कुल कमी है। इस वक्त सैंक्शन स्ट्रेंथ की जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं। अगर कहीं 14 असिस्टेंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हैं, वहाँ 3 काम कर रहे हैं। अगर 4 एडिशनल कलेक्टर की किसी कलेक्ट्रेट में पोस्ट हैं, वहाँ एक काम कर रहा है। तो क्या एक बंदा रेगुलर 4 बंदों के बराबर आउटपुट दे सकता है? क्या 3 अफसर 14 अफसर के बराबर आउटपुट दे सकते हैं? वो काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए उनकी नौकरी है, वो कर रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन होती है, डिले होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसका आफ्टर इफेक्ट ये आता है कि जब कंसाइनमेंट डिले होती है तो टर्मिनल भी हमसे डॉलर में स्टोरेज चार्जेस लेता है। क्योंकि आपको पता है 4 टर्मिनल जो हैं वो लोकल किसी की भी मलकियत नहीं है, वो इंटरनेशनल
कंपनीज हैं उनकी मालिकियत हैं और वो हमसे डॉलर में चार्ज करते हैं। इसी तरह शिपिंग लाइन हैं, वो तकरीबन 40 फीट कंटेनर पे $150 पर डे हमसे कंटेनर रेंट चार्ज करती हैं। तो वो सारे पैसे जो हैं वो कहाँ से आते हैं? वो फिर अच्छा, शिपिंग लाइंस की आपने बात की, शिपिंग लाइंस और टर्मिनल्स की मनमानी जो है वो फीसों पर हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी आवेजा है, कोई पॉलिसी है सामने? हमारे पास कोई ना टर्मिनल के लिए लेजिस्लेशन है ना शिपिंग के लिए है जी। अच्छा। हम बगैर लेजिस्लेशन के चल रहे हैं, हमारे पास कोई कानून ही नहीं है। अगर शिपिंग लाइन के साथ हमारा कोई इशू बन जाता है तो उस पर कोई कायदा कानून नहीं है, क्योंकि वो जो ज़मीन है या जो टेरिटरी है वो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर की इस्तेमाल करते हैं और लाइसेंस उनको कस्टम देता है। जब हम कस्टम को कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि लाइसेंस की हद तक कोई इशू है तो आप हमें बताएं। जब हम मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम किस शिक के तहत इनसे ये सवाल करें। तो वो कोई कायदा कानून ही नहीं है। टर्मिनल के रेट भी अपने हैं। और मज़ेदारी की बात यह है कि शिपिंग लाइन और टर्मिनल जो मेन है उनके तो फिर चलें कोई ना कोई लिखे पड़े हमें मिल जाते हैं कि जी हम ये वाले चार्ज करेंगे। जो ऑफ डॉक टर्मिनल हैं उनका कोई टैरिफ ही नहीं है और जो फ्रेट फॉरवर्डर्स हजरात हैं उनका भी कोई टैरिफ नहीं है। अगर एक 40 फीट कंटेनर पे शिपिंग लाइन 1 लाख रुपए का डिलीवरी ऑर्डर सपोज हमें देती है तो वही कंसाइनमेंट अगर ऑफ डॉक टर्मिनल चली जाए और एक CBM कार्गो हो तो बाद का 3-3, 4-4 लाख रुपए हम डिलीवरी ऑर्डर की मद में देते हैं। और जब फ्रेट फॉरवर्डर से लुट के हम ऑफ डॉक टर्मिनल पे जाते हैं वो फिर मनमानी करता है। कोई 2 लाख का बिल बना देता है, कोई 4 लाख का बना देता है, कोई 5 लाख का बना देता है। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? ये लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने करनी है। गवर्नमेंट ट्रेड को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही? क्योंकि ट्रेड के पैसे नाजायज़ तरीके से वहाँ लिए जा रहे हैं। जब बात करें तो वो कहते हैं जी हमने तो इस पर सेल टैक्स भी जमा करा दिया, हमारी लीगल मनी हो गई। यार लीगल मनी हो गई, 1 लाख रुपया एक CBM की, क्या आपने स्टफिंग डी स्टफिंग लगा ली, वो जायज़ है? तो इस तरह के मसाइल हैं जो हल तलब हैं और इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो देखे अगर कहीं ज़रूरत है लेजिस्लेशन की तो हाँ वो लेजिस्लेशन करें। शिपिंग का कोई कानून होना चाहिए, कोई टर्मिनल के लिए कानून हो, कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो जिसके पास जाके हम बात करें। और ये बात मैं अपने शिपिंग लाइन वाले भाइयों को भी कहता हूँ, टर्मिनल्स को भी, कि आपको भी कोई अगर मसला होगा तो आप किसके पास जाएंगे? कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो दोनों की बात सुने और इंसाफ करे। तो महमूद साहब क्यों कोई पॉलिसीज जो है वो नहीं बनाई जा रही? इसमें हुकूमत का क्या बेनिफिट हो सकता है कि कोई पॉलिसी ही ना बनाई जाए इसके ऊपर? ये क्या मामला है? मेरी नाकस जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 2013 में एक बिल बना था जो कि नेशनल असेंबली से भी पास हो गया था शिपिंग के मुताबिक, लेकिन वो सेनेट में जाके कहीं गुम हो गई फाइल और आज तक नहीं मिली। उसकी कॉपीज मेरे पास मौजूद हैं। पिछले जो हमारे मैरीटाइम के मिनिस्टर थे कैसर शेख साहब, उनको मुतअद्दद बार मैंने वो भेजा तो उस पर जवाब यही आता था कि इसको देख रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, वो जैसे है वहीं पड़ा हुआ है। तो हमें ये समझ नहीं आ रही है कि इस पे क्यों नहीं कानून साजी की जाती और क्यों इस इतने बड़े सेक्टर को ऐसे ही शुतरे बेमुहार छोड़ा हुआ है कि जिसका जो दिल करता है वो रेट चार्ज कर लेता है। हमारे साथ के जो ममालिक हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, अगर उन्हीं के कानून देखे जाएं तो बांग्लादेश का जो शिपिंग का कानून है वो कोई तकरीबन 500 सफ़ात पे मुकम्मल एक किताब है। अच्छा। जो कि PDF फॉर्म में अवेलेबल भी है और साहिब इक़्तिदार को हमने भेजी भी, लेकिन वहाँ मिनिस्ट्री से कोई जवाब नहीं आता है। कुछ पता नहीं लगता है कि क्यों वो लोग इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। ठीक है, मैं आमिर साहब साहब के पास आऊँगा। आमिर साहब फरमा दीजिएगा कि जैसे कि महमूद साहब ने फरमाया कि जो टर्मिनल्स हैं उसमें जो है वो कोई पॉलिसी हुकूमत की जानिब से नहीं है। मुबैना तौर पे फिर करप्शन का बाजार भी गर्म होता होगा, लाजमी सी बात है। किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है? डिजिटलाइज की तरफ जो है वो ये तमाम चीज़ें लाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी इफ्तिताह किया था, तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मुबैना तौर पे जो करप्शन के मामलात हैं उससे पाक करने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर हमने देखा अभी हालिया दिनों में करप्शन जो है वो सामने आई।
मुबैना तौर पे, जिसमें जो है वो नाम भी कस्टम ऑफिसर्स के सामने आए, जिसमें जो है वो डिजिटल जो चीज़ें सेट की थी उसमें भी करप्शन की जा रही है। व्हाट्सएप के जरिए मुख्तलिफ चैट जो है वो रिकवर हुई हैं, तो उस पर क्या कहेंगे, कैसे करप्शन जो है वो रोकी जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया शाहरुख मैं यहाँ मुझे बुलाने का। यहाँ पर बात ये शाहरुख के अब यहाँ जो आप बात कर रहे हैं डिजिटल करप्शन या चीज़ें, ये डोमेन एक्चुअली हमारा नहीं है, ये तो अब कस्टम्स का ही डोमेन है। उनके जो अफसरान हैं उनको बेहतर पता होगा कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं जो आपसे डिस्कस कर सकता हूँ वो ये डिस्कस कर सकता हूँ कि देखिए, कोई भी सिस्टम जब आप लेके आते हैं, कोई सिस्टम बुरा नहीं होता, हर सिस्टम अच्छा होता है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में स्टैटिकल स्टडीज़ होनी चाहिए कि आपने जो सिस्टम लेके आ रहे हैं उसके अंदर आपको मैन पावर कितना चाहिए, आपका वर्किंग आवर्स क्या होंगे, आपको अपने जो मैन पावर्स है उसको कैसी कैसी सहूलतें देनी है ताकि वो ईजिली अपना वर्क कर सकें। तो ये थोड़ा सा वहाँ पर मुझे फील होता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ये सिर्फ यहाँ कस्टम की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान के अंदर जब भी हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसको पीछे बैकग्राउंड पे स्टडीज़ कुछ अच्छी नहीं होती हैं। अब दुनिया में कोई भी चीज़ देखिए, अब अगर वो कोई सॉफ्टवेयर या कोई चीज़ इस तरह के सिस्टम लेके आ रहे होते हैं, उसका पहले एक बीटा वर्जन दिया जाता है जहाँ पर वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसको रन किया जाता है, उसके बाद उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो ये है चीज़ अब पाकिस्तान के अंदर, इसमें हम बर्दाश्त कर रहे हैं चीज़ को। ठीक, अच्छा आमिर साहब, ये भी फरमा दें कि ये जो ऑफ डॉक टर्मिनल्स हैं और फ्लीट फॉरवर्ड्स हैं, किसी रेगुलाइजेशन में जो है वो के दायरे में ये आते हैं ये तमाम चीज़ें? नहीं, ये तो नहीं आ रहे। इसका असल में इनका बिल्कुल टोटली ये आज़ाद घूम रहे हैं, कोई इनके ऊपर रोक टोक नहीं है। जो चार्जेस ये चाहते हैं वो लगा देते हैं, और ऐसे ऐसे लगाते हैं कि यकीन करें कभी पढ़ के हंसी भी आती है कि R&D के चार्जेस यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चार्जेस वो भी लगाए होते हैं उसके अंदर, उनके बिलों के अंदर। अब उनकी क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है बेहतर आप समझते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बहुत सारे अपना चार्जेस हैं जो हम शिपिंग लाइन को भी दे रहे हैं और उनको भी, टर्मिनल्स को भी दे रहे हैं और ऑफ डॉक टर्मिनल्स को भी दे रहे हैं। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ पेमेंट जो है ना सर, ये बहुत ज़्यादा इसमें है मसला। अच्छा, ये तमाम मसाइल के होते हुए पाकिस्तान की बरामदी सलाहियत, बरामदात बेसिकली जिसकी जो सलाहियत है, कैसे मुतासिर हो रही है और उसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? इसमें बेहतरी के लिए सर बात यह है कि यू नीड प्रॉपर गाइडलाइंस के भी इसके अंदर, जो आपके सिस्टम जो चला रहे हैं उनके पास प्रॉपर गाइडलाइंस हो। और प्लस हमारे यहाँ देखिए, अभी जैसे वियतनाम है, वियतनाम इतनी बड़ी जंग से निकला, आज उसकी जो एक्सपोर्ट है आई माइट बी रॉन्ग, मेरे हिसाब से $400 बिलियन की है। पाकिस्तान शायद अभी सर 60 बिलियन पे खड़ा है, 82 बिलियन पे। हालांकि हम 24 करोड़ की आबादी हैं, 25 करोड़ की आबादी हैं, और माशाल्लाह हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर या हमारा बड़ा स्टेब्लिश्ड सेक्टर्स हैं, जो टेक्सटाइल हो गया या लेदर हो गया या अपना सर्जिकल हो गया, हम उसके बावजूद अपनी एक्सपोर्ट्स को उस लेवल पे लेके नहीं आ पा रहे हैं। तो उसके रीजंस हैं, तो वी हैव टू हैव अ प्रॉपर स्टडी ऑन इट। ठीक, मैं महमूद साहब से जो है वो सवाल करूंगा। महमूद साहब फरमा दीजिएगा, बेसिकली हम बात कर रहे हैं मुबैना तौर पे करप्शन के हवाले से। कस्टम में करप्शन का बाजार गर्म रहता है, मुख्तलिफ जो है वो खबरें सामने आती हैं, अफसरान मुअत्तल हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। मगर अगर हम देखें ओवरऑल बैकग्राउंड का जायजा लें तो उसमें जितनी भी ताजिर बरादरी है वो जब तक उनको करप्शन करवाने में उनका साथ नहीं देती, जब तक करप्शन पॉसिबल नहीं है, तो अपने जो बेसिकली अपनी सफ़ों में जो कारी भेड़े हैं, ताजिर में भी हैं, हर जगह होती हैं, तो उनमें किस तरीके से जो है वो चीज़ें आप लोग बेहतर करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बिजनेस पर्सन उसको जो है वो ऑफर करता है तो वो एक्सेप्ट करता है ना। आपने कभी सोचा है कि जो बंदा एक लीगल तरीके से अपनी इंपोर्ट कर रहा है उसको क्या ज़रूरत है कि वो रिश्वत दे? मेरे हिसाब में तो जो रिश्वत ली जाती है वो डाका होता है, वो तो डकैती होती है। कि जब आपकी लेजिस्लेशन नहीं होगी, आपकी कंसाइनमेंट 4 दिन 6 दिन किसी वजह से रुक जाएगी, तो आप ये देखेंगे ना कि मेरे 10 कंटेनर हैं यार, अगर एक कंटेनर पे 150 लगता है तो मेरा तो दिन का $1500 जा रहा है, और 10 दिन रुकी रहेगी तो मेरे तो $15,000 मुफ्त के चले जाएंगे। तो वो बंदा क्या करेगा? वो 15,000 को मिनिमाइज करना शुरू करेगा ना। तो वो फिर क्या करता है? वो देखता है कि यार अब मेरा माल भी सही है, मुझे खामखा की सज़ा मिल रही है,
तो वो फिर कुछ ना कुछ उसको करके आगे पीछे करता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर सारी चीज़ें जायज़ तरीके से हों और जो जुर्म करे उसको निशाने इबरत बना दिया जाए, चाहे उसमें मैं हूँ, तो कोई कैसे ऑफर कर सकता है? मुमकिन ही नहीं। हमारा आज भी जो टैरिफ है, जो रेट ऑफ टैक्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ हीले बहानों से मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम है, उस पे टैक्स लिया जाता है। हमें बड़ा सीधा सीधा टैक्स लेना चाहिए। टैक्स बिल्कुल लें, गवर्नमेंट टैक्स ले, ट्रेडर टैक्स देने से डरता नहीं है, लेकिन कुछ उसको सहूलियात भी दें। आप देखें कि हमारे टैक्स से कितने रोड बनते हैं, हमारे टैक्स से कितनी लाइट मिलती है, जगह जगह तो लोड शेडिंग हो रही होती है, मिल्स आपकी गैस को तरस रही होती हैं। आज सर्दी आ गई जी, आज हम इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन है उनको रोक रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक गैस पूरी नहीं हो रही। तो मल्टीपल मसाइल हैं और जिससे पूछते हैं ना, वो हमें कहता है जी मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन देख रहा हूँ। ओ भाई, मुस्तकबिल अल्लाह करीम को पता है, वो खुद ही रोशन हो जाएगा। हाल जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ, मुझे इसको बेहतर बनाने का कोई हल बताया जाए कि इसको कैसे बेहतर करते हैं। तो जहाँ भी आप ये देखते हैं जी कि करप्शन हो रही है, तो एक साइड से तो कभी भी नहीं होती है। उसके वही मैंने आपसे के अर्ज किया ना, लिए जो अपनी काली भेड़ें हैं, काली भेड़ों के लिए हर जगह आप सजा रखे ना, जहां सजा और जजा का कानून सर बिजनेस कम्युनिटी कोई करप्शन नहीं स्ट्रांग हो चुकी है, वो बासर हो चुकी है कि वो भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है। और कहाँ करते हैं? आप बताएं ना, आप कह रहे हैं आपने कोई देखा हो कि किसी बिजनेसमैन ने कोई नाजायज असर रसूख इस्तेमाल किया हो? आप माशाल्लाह सर नाजायज नहीं, बेसिकली मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर कस्टम क्लियर करवाना होता है तो मुख्तलिफ जो जराए से चीजें आती हैं, जाहिर सी बात है बिजनेस पर्सन वो चाहता है कि उसको जो बेसिकली लागत है, जो उसका कंटेनर है, वो कम से कम में क्लियर हो। उसके लिए अगर वो थोड़ी बहुत महीना तौर पे रिश्वत भी देता है तो वो ऑफर करता है, तो वो एक्सेप्ट करता है ना। वरना अगर कस्टम के रेट के मुताबिक अगर क्लियरेंस हो तो उसको तो फिर वारा ही नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा ये भी बिजनेसमैन जो है ना, वो आप अपनी इंफॉर्मेशन दुरुस्त करें। ऐसा नहीं होता है कि जिसका जो दिल करे वो टैक्स लगवा ले। हमारे कस्टम अफसरान बड़े ट्रेंड हैं, वेल मैनर्ड हैं। वो देखते हैं कि कोई कंसाइनमेंट आई है, रोज उनकी नज़रों से सेम कंसाइनमेंट 10 दफ़ा गुजरती है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 9 को वो ज़्यादा टैक्स लगाएं और 1 को कम टैक्स लगा दें। उसके ऊपर हमारे पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट वाले बैठे हैं, उसके बाद हमारी PRV होती है, 10 अफसर चेक करते हैं। ये तो बड़ा गलत कंसेप्ट है जी कि फलाना, हाँ कोई एक टैक्स चोरी अगर करता है, कोई किसी ग्रीन चैनल का फ़ायदा उठा ले, तो उस पर भी उसी वक्त अलर्ट आ जाते हैं और लोगों पे FIRs भी होती हैं, लोगों को पकड़ा भी जाता है। लेकिन पकड़ने के बाद जो सज़ा और जज़ा का मामला है वो हमारे यहाँ बहुत सुस्त है। तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, चीज़ें लटकती रहती हैं, फिर मामला जो है वो पीछे चला जाता है और चीज़ें लंबी होती रहती हैं। हमें जो जज़ा देनी है वो भी टाइम पे दें, जो सज़ा देनी है वो भी। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे कंटेनर्स ऐसी जो है वो सालों भर खड़े रहते हैं और उनका जो है वो ऑडिट वो नहीं होता, बेसिकली रिजल्ट नहीं आता सामने कि क्या ड्यूटी किस तरीके से, और उनका सामान बेसिकली ताजरों का ये भी जो है वो ख़राब हो रहा होता है। तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखें, कई ताजर तो ऐसे होते हैं जो कायदा कानून नहीं पढ़ते और सामान मंगवा लेते हैं। जब कस्टम उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगती है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो वो सामान रुक जाता है। अब उसमें ऑप्शन का ऑप्शन भी है, उसमें उसको डिस्ट्रक्शन का ऑप्शन भी है कि कोई ऐसी चीज़ है जो किसी एक मखसूस अमल, मखसूस सर्टिफिकेट के बाद ही किसी के हवाले की जानी है और उसके पास नहीं है, तो वो ऑप्शन भी नहीं हो सकती कि कोई और उसको ले नहीं सकता क्योंकि उसके पास नहीं है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। तो डिस्ट्रक्शन आप टाइम पे कर दें ना, शिपिंग लाइन का कंटेनर भी खाली करें, शिपिंग लाइन को उसका कंटेनर मिल जाए, और जिस बंदे ने माल मंगवाया है उसको भी कोई आप सजा दें कि भाई जब तुम्हें कायदा कानून नहीं पता था क्यों लेके आए हो। तो ऐसा नहीं होता है, वो पड़े सालों से कंटेनर पड़े हैं। अभी भी मेरी नाकस जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ 10,000 के करीब ऐसे कंटेनर हैं जो ऑक्शन और डिस्ट्रक्शन के लिए पड़े हैं, और वो सालों से पड़े हुए हैं। कई तो ऐसे हैं कि जिनमें हॉस्पिटल वेस्ट और ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जो ना हम यहाँ पे उनको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ना ऑक्शन हो सकते हैं। तो उस मुतलका शिपिंग लाइन को वो कंटेनर कस्टम क्यों नहीं वापस भिजवाती कि जहाँ से लेके आए हो इनको उठा के ले जाओ?
क्यों पड़े हैं मैं आमिर साहब से एक सवाल कर लूं। आमिर साहब, हम बात कर रहे थे कस्टम के हवाले से, एक अहम मसला पाकिस्तानी मईशत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहा है वो है स्मगलिंग। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि स्मगलिंग में हालिया कुछ सालों में, प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया। स्मगलिंग जो है वो बेतहाशा हुई, जिससे मुल्क में जो इकॉनमी है वो मुतासिर हुई, टैक्स में जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो उससे कैसे बचा जा सकता है? सिंपल चीज़ है, आपने टैक्सेस को सिंगल डिजिट पे ले आए सर। आप दुनिया में यही है, अगर आपने टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा देंगे, और ये याद रखिएगा ये पोर्ट्स के ऊपर स्मगलिंग मेरे नॉलेज में नहीं है कि पोर्ट पे बहुत रेयर कोई हो, स्मगलिंग नहीं होती सर। ड्यूटी टैक्सेस भरे जाते हैं, जो माल डिक्लेयर होता है उसी पे ड्यूटी टैक्सेस भरे जाते हैं, और ये तकरीबन 95% यही चीज़ है सर। मैं बाय रोड कह रहा हूँ, बाय रोड और सर अब हाँ वो एक अलग, वही आपको कह रहा हूँ ना सर, आप उसको उसकी जड़ काट देना। आप अपने ड्यूटी टैक्सेस को, जो आपके जो लेवीज हैं, उसको सिंगल डिजिट पे ले आएं। जब एक इंपोर्टर को पता है कि जी मैंने 5% ड्यूटी या 10% ड्यूटी देनी है, और अगर उससे 100% देनी है, उसमें फ़र्क आ जाता है ना, उसमें कॉस्टिंग का फ़र्क आ रहा है। देखिए बात को समझ लीजिए, आपके यहाँ सेल टैक्स 18% एक सेल टैक्स है, फिर 3% उस पर एडिशनल सेल टैक्स है, फिर एक कुछ जगहों पे 25% भी सेल टैक्स है। अब उस पर मार्जिन ऑफ जो है ना वो खेलने का बहुत ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा, अब यही अगर सिंगल डिजिट पे आप लेंगे आपको टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे और ये स्मगलिंग वाइब फिजिबल नहीं रहेगी। बेसिकली ये है। और अभी हुकूमत जो दावा कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है, क्योंकि आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं दोनों शख्सियात, तो बताइएगा आमिर साहब, पहले आप बताएं कि वाकई बेहतरी हो रही है और इसका जो असरात है, मईशत की बेहतरी के असरात जो है वो आम आवाम तक पहुँच रहे हैं? सर देखिए ये एक बहुत डिबेटेबल इशू है। इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान में पहले से बेहतर हो रही है, आई कैन सी दैट। बिजनेस एक्टिविटीज़ भी हैं, अच्छी हैं, लेकिन आप इन दो चीज़ों को मिक्स ना करें। एक प्रोसीजरल जो रिक्वायरमेंट्स हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आ रही हैं कस्टम्स के अंदर, कि जी डिले होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि वही बात महमूद साहब ने जैसे कही आपको कि जहाँ पर 14 लोगों को लगना है वहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर कोई स्टैटिकल स्टडी नहीं है कि यार एक शख्स जो है वो कितना काम कर सकता है एक दिन के अंदर। 8 घंटे की अगर उसकी शिफ्ट है, उसने उसके अंदर खाना भी खाना है, नमाज भी पढ़नी है, उसके हिसाब से उसको काम वर्कलोड दिया जाए, वो नहीं होता। वो स्टैटिकल स्टडीज़ नहीं है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी इकोनॉमिकल ग्रोथ माशाल्लाह, इसका पाकिस्तान के जो हालात आज से 2-3 साल पहले हो गए थे, यहाँ हमारे पास डॉलर नहीं थे कि हम अपना माल छुड़ा सकें या डॉक्यूमेंट छुड़ा सकें, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अच्छे हालात हो गए। यानी कि आमिर साहब आप कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत जो थी और अब जो हुकूमत है उसने बेहतरी वाकई लेके आई है। अब आप ये हुकूमतों के चक्कर में मुझे मत डालें, ठीक है सर जी। बात ये है जो मैं तो एक एज अ बिजनेसमैन बात करूंगा, ठीक है सर। बिजनेस कम्युनिटी का एक अमल दखल होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन और एक इन्फ्लुएंस होता है। हुकूमत भी वही लोग चुनते हैं, आम आवाम चुनती है, आम आवाम में बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एज अ बिजनेस पर्सन हम पॉलिसीज नहीं बनाते, हम पॉलिसीज पे अमल करते हैं जो गवर्नमेंट। बिजनेस पर्सन, बिजनेस कम्युनिटी सर पॉलिसीज में शामिल जरूर होती हैं। हाँ ठीक है, बात सही आपकी, हमारा भी फीडबैक थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभी पिछले 2 साल में मैंने बेहतरी देखी है इकोनॉमिकली। ठीक, मैं महमूद साहब से भी यही सवाल करूंगा। महमूद साहब, वाकई बेहतरी आ रही है मईशत में, और मजीद बेहतरी कैसे आ सकती है? क्योंकि टैक्सेस में आप समझते हैं कि टैक्सेस अगर आम आवाम पे और ताजिर पे कम कर दिए जाए तो मईशत मजीद मुस्तहकम हो सकती है। बिल्कुल मुस्तहकम हो सकती है। हमने उन्हीं टैक्स पेयर को निचोड़ना शुरू किया है जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। हमने कभी नहीं ये टारगेट किया कि हम इस साल 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख टैक्स पेयर नए ऐड करेंगे। हम हर साल टारगेट बढ़ा देते हैं जी कि इस साल हमारा जो है ना इतने 100 अरब रुपए का बजट का टारगेट है और वो हमने ट्रेड से पूरा करना है। तो क्या वो टारगेट वही जो पुराने आपके ट्रेडर हैं उन्हीं पर टैक्स लगाएंगे? आपने तनख्वाहदार तबके पे इनकम टैक्स लगाया हुआ है कि जिनको गवर्नमेंट ने तनख्वाह देनी है उन्हीं से इनकम टैक्स काट लेना है। तो गवर्नमेंट ने कभी, मैंने नहीं सुना है कि ये पॉलिसी दी हो कि जनाब इस साल हम 1 लाख नया टैक्स पेयर लाएंगे और उसका डाटा कभी निकाला उन्होंने कि यार ये बंदे जो हैं इनकी आमदनी काबिल टैक्स है, इनको हम रजिस्टर्ड करें। एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि नए टैक्स पेयर जो हैं उनको लेके आएँ और टैक्स पेयर को एतमाद दें। हमारे यहाँ पॉलिसी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है। हमारे यहाँ वो तसलसल नहीं रहता कि एक पॉलिसी अगर दी गई है तो
कौन उसकी गारंटी देगा कि यार ये 5 साल प्रोग्राम है, ये 5 साल पूरे करेगा। कभी हम VN 2020 पे चलते हैं, कभी हम VN 2030 ले आते हैं। आपने एक सवाल आमिर साहब से किया था स्मगलिंग का। स्मगलिंग उस वक्त होती है जब आपका टैक्स रेशो ज़्यादा होता है, और अफ़गानिस्तान क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे टैक्स बहुत कम है, और वहाँ अफ़गान के नाम पे इंपोर्ट करके अफ़गानिस्तान माल चला जाता है। फिर हमारा बॉर्डर ऐसा है कि उस पर आप हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं होते, तो वहाँ से वही माल वापस आके हमारी इकॉनमी ख़राब करता है। देखें कितनी दफ़ा पाबंदियाँ लगीं कि जी हम मेकअप का सामान नहीं मंगाएंगे, मेकअप के सामान पे आपने टैक्स लगा दिए। इंपोर्टेड सिगरेट आपने बैन किए हुए हैं, लीगली नहीं आ सकते, कि इस शॉप पे सिगरेट नहीं मिलता। आप छालिया के आए दिन सुनते हैं जी छालिया वहाँ से 200 बोरी पकड़ लीजिए, वहाँ से कर लीजिए, ये कर लिया। लीगली तो आपने उसको बैन किया हुआ है ना, उस पर पाबंदियाँ लगाई हुई, लेकिन क्या कराची में छालिया नहीं मिलती है? क्या पान जो बेचने वाले हैं उनके पास छालिया खत्म हो गई है? तो कहाँ से आ रही है? तो सिर्फ यार आप लीगल ट्रेड को बैन करके लोगों के मुंह से रोजी ना छीने, चीजें ऐसी बनाएं, पॉलिसीज ऐसी हों जो ट्रेड फ्रेंडली हों, और उन ट्रेड फ्रेंडली को अगर कोई मिस यूज करता है तो फिर उसको निशाने अबरत बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया महमूदुल हसन अवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे, जबकि आमिर अहमद भट्ट साहब आपने भी अपना कीमती वक्त दिया, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना तजिया पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हुकूमती बयानिया कहता है कि मईशत बेहतरी की राह पर जो है वो गामजन है, लेकिन ज़मीनी हकाइक ये हैं कि तबका आज भी बेहतरीन इंतज़ामी मसाइल का जो है वो सामना कर रहा है। इस्लाहात के बगैर सिर्फ आलमी एतमाद से ना तो कारोबार जो है वो चलेगा, ना रोज़गार जो है वो बढ़ेगा, और ना ही मईशत मजबूत होगी। वक्त आ गया है कि माशी जो है वो इशारों के साथ साथ आलमी इक़दामात और इदारा जाती इस्लाहात को भी जो है वो अहमियत दी जाए। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कल आपसे इसी टाइम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।